वेलकम टू घोटुल कोचिंग क्लासेस। आने वाले समय में है ना जो पोस्ट है वह शीघ्र अतिशीघ्र जो है सृजित होने की संभावना है। तो इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जैसे आपने बीएड किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो आप एलिजिबल हैं, तो आप कमर कस लीजिए तैयारी के लिए। ABEO असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो इसके लिए आपको हम बुक, पुस्तक, साथ ही साथ PDF नोट्स, क्लासेस और टेस्ट सीरीज ये सभी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बहुत दिनों से क्लास होल्ड में था, अब फिर से रिज्यूम हो चुका है, तो आप भी रिज्यूम हो जाइए, तैयारी के मोड में पुनः आ जाइए और पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी आधार पर हम पूरी श्रृंखला को आपके साथ साझा करते हुए चलेंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। ABO पेपर 2 से संबंधित आज का जो यूनिट है वह होगा शिक्षा के मौलिक अधिकार भारत के संदर्भ में। इससे आने वाली जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास, वह मूल रूप से शिक्षा के अधिकार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रहेगा, लेकिन आज हम शिक्षा के मौलिक अधिकार इंडिया के संदर्भ में, शिक्षा के मौलिक अधिकार का परिचय, भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा और वर्तमान स्थिति में जो शिक्षा नीति है इसके विषय में थोड़ा सा ओवरव्यू समझने का प्रयास करेंगे। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है, इसे हम सबसे पहले देखेंगे। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार, इसका हम सबसे पहले ना इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका इतिहास वास्तव में क्या रहा है। चलिए, भारत में शिक्षा के मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है। हम एक शिक्षा प्रणाली को समझते हैं समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एक ही विद्यालय में, चाहे वह पिछड़ा बच्चा हो, वंचित बच्चा हो, जिसको हम अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़ा बच्चा, वंचित बच्चे यानी अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड, और स्पेशल नीडेड चाइल्ड यानी कि विशेष रूप से पिछड़े हुए बच्चे, चाहे वह बॉयज हो या गर्ल्स हो, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में बैठ करके जब विद्या ग्रहण करते हैं, है ना, तो इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है उसे ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इसी इंक्लूसिव एजुकेशन को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में एजुकेशन का इतिहास क्या रहा है। भारत में एजुकेशन का इतिहास के संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वह है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा प्रणाली। समावेशी शिक्षा प्रणाली, समावेशी शिक्षा प्रणाली क्या है ये आप लोगों ने जाना कि एक ही विद्यालय में सभी बच्चे इन द सेंस, वहां विशेष जो नीडेड चाइल्ड हैं, स्पेशल नीडेड चाइल्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, साथ ही साथ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, वंचित बच्चे, और बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़े बच्चे, ये सभी एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को हम समावेशी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर समावेशी शिक्षा की बात करें तो 19वीं शताब्दी से पहले, या यूं कहें हमारे संविधान सृजित होने से पहले, भारत में समावेशी शिक्षा प्रणाली का
कोई विशेष औचित्य नहीं था, है ना। भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा प्रणाली 19वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी से पहले हम कहें 19वीं शताब्दी से पहले या संविधान बनने से पहले इस प्रकार की समावेशी शिक्षा प्रणाली का उतना औचित्य नहीं था, है ना। तो किस प्रकार का शिक्षा प्रणाली था? अगर समावेशी शिक्षा प्रणाली नहीं थी तो कैसी शिक्षा प्रणाली थी? निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा प्रणाली नहीं थी तो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी? जाति या वर्ग के आधार पर शिक्षा प्रणाली थी। जाति या वर्ग के आधार पर, जाति या वर्ग के आधार पर शिक्षा प्रणाली थी। जाति या वर्ग के आधार पर शिक्षा प्रणाली स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शिक्षा प्राप्त करना भेदभावपूर्ण था, यानी कि शिक्षा का द्वार, शिक्षा का मंदिर समाज के सभी वर्गों के लिए ओपन नहीं था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के प्रत्येक वर्ग को नहीं मिला था। यही जाति के आधार पर शिक्षा प्रणाली का अर्थ है। इतिहास में जो शिक्षा थी वह भेदभावपूर्ण थी। इतिहास में शिक्षा कैसी थी? भेदभावपूर्ण थी। इस बात को समझिएगा। इतिहास में, हिस्ट्री में एजुकेशन डिस्क्रिमिनेटिव था, या यूं आप कह सकते हैं कि इतिहास में शिक्षा की जो प्रणाली थी यह भेदभावपूर्ण था। भेदभावपूर्ण था। भेदभावपूर्ण किस आधार पर? जाति के आधार पर। भेदभावपूर्ण कैसा था? जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण था। लिंग के आधार पर कि पुरुष ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार से वर्ग के आधार पर भी, वर्ग के आधार पर भेदभाव था। तो हमने देखा कि 19वीं शताब्दी से पहले या संविधान बनने से पहले भारत में जो शिक्षा प्रणाली रही वह जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण शिक्षा प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी? भेदभावपूर्ण शिक्षा प्रणाली थी। यानी कि जो 19वीं शताब्दी से पहले शिक्षा था, 19वीं शताब्दी से पहले शिक्षा, 19वीं शताब्दी से पहले शिक्षा का प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कैसी थी? हमने देखा भेदभावपूर्ण था। भेदभावपूर्ण था। यह भेदभावपूर्ण किस आधार पर था? इसका बेस क्या था? इसका आधार क्या था? तो आधार था जाति, आधार था जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर। जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर 19वीं शताब्दी से पहले शिक्षा प्रणाली भेदभावपूर्ण था, जो जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर शिक्षा को समायोजित करता था। इस प्रकार से जाति व्यवस्था या धार्मिक आधार पर यह जो भेदभावपूर्ण था यह जाति व्यवस्था पर आधारित था। जाति व्यवस्था या धार्मिक आधार पर, धार्मिक व्यवस्था, अगर इसका सही शब्द का निरूपण किया जाए तो इसको सांप्रदायिक आप कह सकते हो। सांप्रदायिक, क्योंकि धर्म तो अपने आप में सदा से, अगर हम दर्शन में धर्म की परिभाषा देखते हैं तो धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो, दया, दान, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, यही धर्म कहलाता है। तो सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभावपूर्ण था। सांप्रदायिकता के आधार पर था। सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभावपूर्ण था। यहां तक सबको समझ में आया? इस जाति व्यवस्था
या फिर सांप्रदायिकता के आधार पर जो शिक्षा की प्रणाली थी, ये मूल रूप से आपको पता है कि जो जाति थी, कास्टिज्म, कास्ट, ये वर्ग, 4 प्रकार के मूल जाति व्यवस्था को हम लोग समझते हैं इतिहास में। ये जाति व्यवस्था क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। मूल रूप से हम देखें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को, है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय को संभ्रांत कहा गया है। क्या? संभ्रांत कहा गया है। संभ्रांत कहा गया है। संभ्रांत कहने का अर्थ है कि ये उच्च कुल के होते थे और इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। समाज को मूल रूप से 4 वर्गों में बांटा गया। जाति व्यवस्था के आधार पर इसे हम समझें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, वहां पर सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया और मनुस्मृति में मूल रूप से कास्टिज्म को और अधिक व्यापक रूप में बताया गया, जहां पर समाज के 4 प्रमुख वर्गों को समझाने का प्रयास किया गया। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग में रहेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक पुरुष, या ऐसा आप कह सकते हैं आदि पुरुष, या कोई भगवान जिनको आप कह सकते हैं, उनके मुख से ब्राह्मण जन्म लेते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म होता है। इस प्रकार की जो मान्यता है पौराणिक कथाओं में, उसके आधार पर यह जाति व्यवस्था थी और इसी के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार जन सामान्य को था। कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को शिक्षा प्राप्त करने का संभ्रांत परिवार के दृष्टिकोण से अधिकार था। वैश्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से गुरुकुलों में नहीं बल्कि गुरुकुलों के समीप जो है इनको शिक्षा प्राप्त करने का जो है व्यवस्था कराया जाता था। लेकिन जो चौथे कैटेगरी में वर्ग है शूद्र वर्ग, इनको किसी भी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा गया। इसी नाम से इनको हम अंडर प्रिविलेज्ड के नाम से आज भी जानते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो? जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हम कहते हैं, वंचित बच्चे कहते हैं। वंचित बच्चों में एससी और एसटी, मूल रूप से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग के जो बच्चे हैं उनको मूल रूप से समझा जाता है अंडर प्रिविलेज्ड, यानी वंचना, रिस्ट्रिक्शंस। तो मूल रूप से हम इतिहास में देखते हैं तो जो शूद्र वर्ग है इनको किसी भी गुरुकुल में, आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। इनको अछूत कहा जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था और डिस्क्रिमिनेशन के साथ ही साथ इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से वंचना थी, मनाही थी। इनफैक्ट किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लेने की मनाही थी। जैसे कि हमने लिंग के आधार पर एजुकेशन को समझने का प्रयास किया, तो महिलाओं को भी, चाहे वह संभ्रांत परिवार की ही क्यों ना हो, आगे चल करके जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो ज्ञान देने का, देखो ज्ञान देने का इन द सेंस टीचर, जो टीचर होते थे प्राचीन समय में, जो टीचर होते थे, जो टीचर हैं वह एकमात्र कौन हो सकते थे? ब्राह्मण हो सकते थे। ठीक है, यानी कि ज्ञान देने के अधिकार में, ज्ञान देने का जो पूर्ण रूप से रिजर्वेशन था वो केवल और केवल किसके पास था? ब्राह्मण के पास था। वहीं अगर हम बात करें कि गुरुकुल या आश्रम में शिक्षा प्राप्त कौन कर सकते थे, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग कर सकते थे। ठीक है, शूद्र को किसी भी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने की मनाही थी। संभ्रांत जो है धार्मिकता तर्क तक ये सीमित है। संभ्रांत अगर शब्द की बात करें, संभ्रांत शब्द को मैं और अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो इस संभ्रांत शब्द को हम समझ सकते हैं मूल रूप से जाति व्यवस्था या पोषक
इसके पोषक कौन है? संभ्रांत कौन है? संभ्रांत कौन है? मूल रूप से पोषक हैं। किसको, किसका पोषक है? धार्मिकता के आधार पर ये पोषक हैं। धार्मिकता तर्क तक ये सीमित है ना। धार्मिकता या सांप्रदायिक, धार्मिकता या सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता के पोषक के रूप में इनको संभ्रांत कहा गया। और मूल रूप से अगर आगे चल करके हम देखें, इतिहास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, जैसे कि हम 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो आगे चल करके हम इस सांप्रदायिकता शब्द को और बृहद रूप में देखेंगे। जैसे कि इस धार्मिकता के आधार पर अगर हम सांप्रदायिकता के आधार पर इस संभ्रांत विषय को समझना चाहें, तो उसमें हम दो प्रमुख वर्ग इतिहास में देख सकते हैं। वो दो प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। वो दो प्रमुख सांप्रदायिक विचार के पोषक या संभ्रांत हैं, एक तो ब्राह्मण और दूसरे हैं मुस्लिम। ठीक है, एक हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है हिंदुइज्म या यूं कह सकते हैं कि वेदों पर आधारित विचारधारा को पोषण करते रहे, सांप्रदायिकता विचारधारा पर। और दूसरे वर्ग हैं मुस्लिम विचारधारा। ठीक है, मुस्लिम। लेकिन इन दोनों आधार पर शिक्षा प्रणाली आम जनता के लिए ओपन नहीं थी। सबको शिक्षा का बराबरी इन दोनों ही संभ्रांत जो सांप्रदायिकता विचारधारा है यहां पर हमको देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों ही जो सांप्रदायिकता रही है, सांप्रदायिक संभ्रांत विषय रहा है, इसमें बराबरी का एजुकेशन, समानता का एजुकेशन उपलब्ध नहीं था। ब्राह्मणों में आप लोगों ने देखा कि ब्राह्मणों ने आगे चल करके जो पहले तो कबीलाई जीवन जीते थे, तो गुरुकुल या आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करते थे। बाकी धीरे धीरे शहरों का विकास होता चला गया, सिविलाइजेशन हुआ। तो इस कारण से हम देखते हैं कि शहरों में भी पाठशाला का निर्माण करने लगे, और वहां पर एकमात्र शिक्षा देने वाले कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। वहीं अगर हम मुस्लिम संप्रदाय की बात करें, तो मुस्लिम संप्रदाय में एक शब्द ध्यान में रखना है, उलेमा। ठीक है, एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, उलेमा। उलेमा शब्द को आपको ध्यान में रखना है। उलेमा शब्द शिक्षा देने के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में इनको हम ये कहते हैं इस्लाम धर्म के ज्ञाता। इसका मीनिंग अगर देखा जाए, अगर मीनिंग आप उलेमा आप देखें, तो इसे उलेमा को हम कहते हैं इस्लाम धर्म के ज्ञाता। इस्लाम धर्म के ज्ञाता के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इसके अलावा संरक्षक, धार्मिक एवं कानूनी अध्ययन के संदर्भ में इस्लाम धर्म के पोषक और संरक्षक के रूप में भी इनको पुकारा जाता है। शासन में शरिया कानून का पालन करवाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। शासन व्यवस्था में शरिया कानून का पालन कराना, कानून का पालन करवाना इनका मूल उद्देश्य होता है, तो आप उलेमा को किन किन नामों से जानते हैं? उलेमा पद को किन किन नामों से जानते हैं? आपने मुस्लिम संप्रदाय में कई पद सुना होगा, जैसे कि एक पद है काजी का पद। ठीक है, इसके अलावा न्यायाधीश और अध्यापक। न्यायाधीश समय के साथ साथ ये शब्द में परिवर्तन आते गया या एड ऑन किया गया शब्दों में। काजी, न्यायाधीश, अध्यापक और इन शब्दों से भी पुकारा जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्राचीन समय में, है ना, 19वीं शताब्दी से पहले भारत देश में यहाँ पर संभ्रांत में इस विषय को आप थोड़ा सा और गहरे में ये ले सकते हैं। संभ्रांत में केवल आप लेंगे ब्राह्मण, है ना, क्योंकि एकमात्र टीचिंग का अधिकार किसको था? ब्राह्मण वर्ग को था। इसी नाम से यहाँ पर आप केवल ब्राह्मण वर्ग को लेकर के चलेंगे। तो
एक तो ब्राह्मण वर्ग में संभ्रांत पोषक थे, धार्मिकता या सांप्रदायिकता के आधार पर ब्राह्मणों ने गुरुकुल और आश्रम चलाए। ठीक है, गुरुकुल और आश्रम चलाए, आचार्य कहे जाते थे मूल रूप से। और मुस्लिम संप्रदाय में धार्मिकता या सांप्रदायिकता के पोषक, जिनको उलेमा शब्द से परिभाषित किया गया है, जहां उलेमा शब्द का अर्थ होता है इस्लाम धर्म के ज्ञाता, संरक्षक, पोषक और मूल रूप से शासन व्यवस्था में शरिया कानून का पालन कराने वाले जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं, उनको उलेमा शब्द से परिभाषित किया जाता है। इनको बहुत सारे पद मिलते थे, जैसे काजी, न्यायाधीश और अध्यापक का। ठीक, ये तो हमने पोषक के संदर्भ में देखा कि ब्राह्मण और मुस्लिम संप्रदाय में कौन कौन से पोषक थे। चूंकि हम जहां पर डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, यानी शिक्षा को समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचने से रोका जा रहा है, वहीं पर भारत के अंदर कुछ ऐसा भी संप्रदाय है जो कि शिक्षा को सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का प्रयास किसने किया, अगर ऐसा हम देखें तो एक तरफ तो कास्टिज्म था, हिंदुइज्म के अंतर्गत मुस्लिम में उलेमा शब्द था, जहां पर शरिया कानून व्यवस्था था। शिक्षा सभी वर्गों के लिए उपलब्ध नहीं था, महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं था। ठीक है, यानी कि इन दोनों ही व्यवस्था में किसी प्रकार का शिक्षा में समानता या शिक्षा का मौलिक अधिकार आम जन को नहीं था। तो शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है, मूल रूप से 8वीं शताब्दी के आते आते अगर हम देखें, 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के आते आते हम देखते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक प्रयास किया गया। ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण। ठीक है, सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सब तक शिक्षा पहुंचे। इसे हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा। यही आगे चल करके समावेशी शिक्षा का आधार बना, समावेशी शिक्षा का आधार बना। तो 8वीं शताब्दी तक आते आते, एक तो इस विषय में सर्वप्रथम 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार के रूप में सबको अपनाने का प्रयास किया था, है ना, नैतिक शिक्षा के रूप में। लेकिन 8वीं शताब्दी के आते आते मूल रूप से भारत में दो वर्ग हैं, दो सांप्रदायिक विचारधारा हैं, एक तो बौद्ध विचारधारा और जैनिज्म, जैन विचारधारा। तो बौद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों विचारधाराओं में मूल रूप से शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय में प्रयास किया गया। हालांकि ये भी धार्मिकता के आधार पर था, नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर था, लेकिन एक प्रयास अगर हम देखें तो जगह जगह पर सराय, यहाँ के जो मुनि हुआ करते थे, जैन मुनि और बौद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे, ये शिक्षा के द्वार को सभी वर्गों के लिए ओपन करने का प्रयास करते रहे। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा को एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है, सभी वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से, मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए कुछ वर्ग हैं, सांप्रदायिक वर्ग हैं, धार्मिक वर्ग हैं, जिन्होंने शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस बात को हम निश्चित रूप से ध्यान में रखते हैं, इसको हम भूल नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम भारत में शिक्षा के विकास का इतिहास थोड़ा समझना चाहते हैं। भारत में शिक्षा के इतिहास का विकास क्या रहा है, या भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है,
अब इस बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जितने भी बातें अभी बतानी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए मेरे साथ साथ, अदरवाइज ये क्लासेस आप बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको चीजें ध्यान में रहें। जितनी भी बातें बता रहा हूं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा और एकदम टू द पॉइंट होगा। भारत में शिक्षा का विकास आधुनिक समय की अगर हम बात करें या ऐतिहासिक कालखंड की बात करें, तो प्रागैतिहासिक काल कोई शिक्षा का हमको साक्ष्य उस प्रकार से नहीं मिला। फिर हमने आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्रिक एरा देखा, जहां पर हमने मूल रूप से वैदिक एरा और उत्तर वैदिक एरा पर भी आपसे डिस्कशन किया है। फिर महाजनपद काल के संदर्भ में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी आपसे बातें करी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी से पहले शिक्षा किस प्रकार से था, डिस्क्रिमिनेटिव था, भेदभावपूर्ण था, इस विषय में बात किया। भारत में शिक्षा का जो विकास है, हम ये देखना चाहते हैं कि भारत में जो शिक्षा के संदर्भ में कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओपिनियन पैदा हुआ, वो कब हुआ। तो हम ये देखते हैं, एक डेट आपको मैं बताना चाहूंगा 1498 का। 1498 में आपको ध्यान में होगा, 1498 को भारत में वास्को डी गामा आया था, समुद्र रास्ते का खोज किया था, है ना। तो समुद्री रास्ते का खोज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। जमोरिन राजा था जिन्होंने इनका स्वागत किया। तो कालीकट, तो 1498 में, है ना, वास्को डी गामा ने जब समुद्री मार्ग का खोज किया तो वो जहाज में जो नई नई अत्याधुनिक चीजों को लेकर के आए थे, यहां से बहुत सारी चीजों को लेकर के गए। फिर विदेशी लोगों का भारत में धीरे धीरे आना हुआ। तो एक प्रकार से इसे हम उदारवादी शिक्षा नीति का एक प्रारंभ कह सकते हैं, है ना। लिबरल एजुकेशन पॉलिसी या लिबरल एजुकेशन प्रिंसिपल, उदारवादी शिक्षा नीति का एक शुरुआत हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में कुछ नई सभ्यता, नई चीजों को जानने समझने का एक माध्यम मिल रहा है। तो 1498 एक प्रकार से एक कहते हैं ना कि शुरुआत होना, कहीं ना कहीं अब शिक्षा प्रणाली का शुरुआत नहीं हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव आना प्रारंभ हो गया। 1498 के पश्चात हम 1600 और 1650 ईस्वी के लगभग देखते हैं। आगे चल करके हम 16वीं शताब्दी की मैं बात करूं, 16वीं 17वीं शताब्दी, 16वीं 17वीं शताब्दी, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत में ब्रिटिश नीति का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इस समय हमें भारत में ब्रिटिश नीति का प्रभाव देखने को मिलता है ना। ब्रिटिश नीति का शिक्षा में, शासन व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में ब्रिटिश नीति का निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के आते आते आगे हम चलते हैं, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी की मैं अगर बात करूं तो 19वीं शताब्दी में शिक्षा की स्थिति के बारे में कैंपबेल के द्वारा अवलोकन किया गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश नीति के प्रभाव का मैं आगे का चरण आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के स्थिति के बारे में अवलोकन किया गया। शिक्षा की स्थिति के बारे में अवलोकन किया गया। ये अवलोकन और निरीक्षण भी अगर कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, निरीक्षण आप कह सकते हैं, निरीक्षण। तो अवलोकन और निरीक्षण किया गया, तो अवलोकन और निरीक्षण किया गया कैंपबेल के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? कैंपबेल। ब्रिटिश रूप में ब्रिटिश द्वारा ये एक प्रकार से जिला कलेक्टर थे उस टाइम, है ना। कैंपबेल कौन थे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब बहुत बहुत बड़ा पद होता था। बहुत बड़े एरिया को जो है लैंड इंस्पेक्टर के रूप में या फिर लैंड निरीक्षक के रूप में जो राजस्व मामले हैं, राजस्व मामलों को पूर्ण रूप से कौन देखते थे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजस्व विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, है ना। आज भी प्रमुख हुआ करते हैं। जिला में हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही प्रमुख हुआ करते हैं। तो कैंपबेल साहब ने सर्वप्रथम शिक्षा की स्थिति के बारे में अवलोकन किया।
इन्होंने निरीक्षण किया बड़ौदा राज्य या फिर हम कहें बेल्लारी, वर्तमान में जो कर्नाटक क्षेत्र है, सर्वप्रथम ये निरीक्षण है ना, ये बेल्लारी, वर्तमान में कर्नाटक राज्य, बेल्लारी है ना, यानी कर्नाटका, कर्नाटक राज्य, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में कैंपबेल साहब ने सर्वप्रथम शिक्षा की स्थिति के बारे में अवलोकन किया, निरीक्षण किया, और उन्होंने पाया कि शिक्षा के लिए लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनको आज शिक्षा की आवश्यकता है। वो हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, हम उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं। तो मूल रूप से अगर हम कहें तो कोई ये मानव धर्म नहीं था। जो अंग्रेज लोग शिक्षा नीति को लागू करना चाहते थे, कोई मानवता का धर्म नहीं था। एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आम जन अंग्रेजों की भाषा को नहीं समझते हैं, उनसे कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान था। इसी नाम से वो चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा या मिशनरी शिक्षा भारत में लागू की जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग मिशनरी शिक्षा के माध्यम से हमारे धार्मिक विचारधारा को स्वीकार करें, और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से क्लर्क और छोटे छोटे जो पद हैं, इन सभी पदों पर नियुक्त होकर के ब्रिटिश प्रशासन का अंग बन सके। तो ये मूल रूप से इनकी नीति थी, और इस नीति के आधार पर इन्होंने जैसे कैंपबेल साहब के विषय में मैंने बात किया, तो इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा की स्थिति के बारे में निरीक्षण किया 19वीं शताब्दी के आते आते, और इन्होंने बेल्लारी के कर्नाटक राज्य में बेल्लारी नामक स्थान पर इस प्रकार का निरीक्षण किया। आगे चल करके 1856 की अगर हम बात करें, है ना, 1856 की मैं बात करूं तो 1856 में मिशनरी शिक्षा प्रणाली को एग्जीक्यूट किया गया। 1986 में मिशनरी शिक्षा प्रणाली को एग्जीक्यूट किया गया, और आगे चल करके 1882 की मैं बात करूं तो 1882 में एक विशेष बदलाव या विशेष क्रांति, रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं, शिक्षा प्रणाली में हमको देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं 1882 के संदर्भ में क्या प्रमुख बातें हमें ध्यान में आती हैं। 1882, तो 1882 में शिक्षा आयोग, यानी हंटर आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं, या शिक्षा आयोग के नाम से इसको जानते हैं। अंग्रेजों के समय में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। इसे हम हंटर आयोग, है ना, हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं, शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो शिक्षा आयोग है या हंटर आयोग है, मूल रूप से यहां पर 4 वर्ष की मुक्त शिक्षा प्रणाली का मांग भारतीयों के द्वारा किया गया। तो शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के द्वारा जो भारतीय जन है, भारतीय मूल के मूल नेता हैं, इन्होंने कहा कि भारत के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए हम 4 वर्ष की मुक्त शिक्षा प्रणाली की मांग करते हैं। तो ये पहला प्रयास था, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं मांग था, जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार को संदर्भित करता है। तो 1882 में शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के संदर्भ में हमने देखा कि 4 वर्ष की मुक्त शिक्षा प्रणाली की मांग की गई। 4 वर्ष की मुक्त शिक्षा प्रणाली की मांग, शिक्षा की मांग की गई। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? चीजों को एकदम ध्यान से समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी करते जाओ। यही आपकी एग्जाम में कहीं कहीं से घुमा के प्रश्न करेगा। मैंने बहुत रिसर्च करके एकदम टू द पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1882 में 1882 में शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति जरूर मिली इसे, लेकिन ये 4 वर्ष की जो शिक्षा प्रणाली या शिक्षा की मांग जो की गई थी, भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी और ज्योतिबा फुले के द्वारा, दादा भाई नौरोजी एवं ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के समक्ष एक डिमांड रखी गई थी कि हमें 4 वर्ष की मुक्त शिक्षा प्रणाली चाहिए।
तो इस पर क्या स्वीकृति मिली? यस, इसमें स्वीकृति मिली, लेकिन कैसा स्वीकृति था? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्वीकृति थी, अप्रत्यक्ष स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, तो 1882 का हंटर आयोग, शिक्षा आयोग के संदर्भ में आप लोगों ने देखा है, ये हमारा बुक है ABEO कोटुल पब्लिकेशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होता है। आपको पता ही है कि CGPSC इसका एग्जाम लेगा, और इसमें जो पेपर 2 है खासकर इसके लिए बुक अवेलेबल कराया गया है। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रश्न पत्र भाग 2 के लिए विशेष रूप से जो अधिकारीगण हैं उनके मार्गदर्शन में इस बुक को जो है डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। तो ये बुक आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और क्लासेस के साथ बुक भी अवेलेबल कराया जाता है आपको, टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ समय समय पर आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी आयोजित की जाती हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर, ऑफिस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और अधिक से अधिक इस लेसन को, इस क्लास को आप जो है रिवाइज करिए, पढ़िए बार बार, और नोट्स बनाइए, और कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। तो जो पूर्व में तैयारी कर रहा है, विगत वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसके लिए एग्जाम क्रैक कर पाना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आया, आपको 15 से 20 दिन का समय मिला, तो आप इस सेकंड सेक्शन जो है, जो बहुत ही बृहद सिलेबस है, इस सेक्शन को आप आसानी से कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस कारण से आपको आज और अभी से तैयारी में लगना चाहिए, और आप अपनी तैयारी में पहले से अगर लग जाते हैं तो बेहतर ढंग से आप जो है आउटपुट दे पाएंगे और एक पोस्ट आप ले पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं एक और क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।